नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में 10वीं माध्यमिक बोर्ड के गुरुवार को बुल्ढाना में दिखी स्कूल खुलने की रौनक। 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं हुई विद्यार्थियों से गुलजार। महाराष्ट्र में 10वीं माध्यमिक बोर्ड के नतीजे होंगे 16। महाराष्ट्र राज्य को लॉकडाउन की पाबंदियों से मिल सकती है बड़ी राहत। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिए संकेत। महाराष्ट्र में और पांचपावली में कोहराम मचाने वाले 13 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। खुलेआम सीसीटीवी में दहशत फैलाते हुए कैद। महाराष्ट्र में 10। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना मुक्त गांव में गुरुवार से स्कूल शुरू हो गई। 8वीं से 12वीं तक की स्कूल शुरू होने से विद्यार्थियों में अजब सी खुशी देखने को मिली। करीब 1.5 साल बाद स्कूल यूनिफॉर्म पर विद्यार्थी सड़कों पर देखे गए, जबकि स्कूल में बजने वाली बेल की आवाज भी कई महीनों बाद सुनने को मिली। बुल्ढाना जिले में कुल 2435 स्कूल हैं, जहां पिछले 1 महीने से कोरोना का कोई मरीज नहीं होने के कारण गुरुवार से शहर के बिरसिंहपुर के जिला परिषद स्कूल में 8वीं कक्षा की स्कूल शुरू की गई। इस दौरान विद्यार्थियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करायचं, घरूनच पाण्याची बॉटल घेऊन यही नहीं, मास्क सैनिटाइजर का विशेष ध्यान स्कूल प्रशासन द्वारा दिया गया, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग में विद्यार्थियों को कोरोना नियम के तौर पर बैठाया गया। इतने दिनों बाद स्कूल के शुरू होने के कारण विद्यार्थियों समेत शिक्षकों में खुशी का माहौल था। आज बुलढाणा तालुक्यातील बिरसिंहपुर येथे भेट देऊन शाळेची पाहणी करून शिक्षकांना भेटले, विद्यार्थ्यांना भेटून त्यांना त्यांची शाळेत येण्याची मानसिकता नाही, पुन्हा पालकांना की त्यांना सहमती देऊन आज शाळेत पाठवले। अभ्यास करून आणि कोविडचे नियम पाळून इथली शाळा सुरू होत आहे। त्याचा मला खूप आनंद होत आहे की आपल्या बिरसिंहपुरमध्ये पेशंटही नाही आणि शाळा चांगल्या परीने सुरू होत आहे। 8वा वर्ग मुलं शाळेत आले, शिक्षकांशी सुसंवाद केला। त्यांनी आधीच 8वीचे ऑनलाइन क्लासेस सुरू केले होते, पण आज पासून ऑफलाइन क्लास शुरू करत आहे। बहरहाल स्कूल के शुरू होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली होगी, जबकि उनके भविष्य से जुड़ी हुई चिंता हमेशा उनको सता रही थी। ऐसे में बुल्ढाना जैसे सभी जिलों के कोरोना के आंकड़े जल्द ही शून्य हो जाए और सभी जिलों में स्कूल इसी भांति शुरू हो जाए, ऐसी कामना हम सब करते हैं। राज्य भर में जारी पाबंदियों पर जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है, ऐसे संकेत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिए हैं। गुरुवार को मुंबई में कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य भर में उठाए जा रहे सवालों पर राजेश टोपे ने कहा कि वैक्सीन को लेकर समस्या है जो प्रतिदिन 4 लाख के करीब हमें दी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र को प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीन की आवश्यकता है। जबकि जिन लोगों के वैक्सीन के 2 डोज हो चुके हैं उनके लिए लोकल खोलने पर राज्य सरकार की बातचीत शुरू होने की जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। देखिए, अगर केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार ने वह राज्यों को देना चाहिए जो राज्य बहुत गति से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र गति से वैक्सीनेशन करना चाहता है और मुझे यकीन है कि अगर हम 3rd वेव सही माने रोकना है तो या उसमें नुकसान नहीं होने देना है, मनुष्य हानि नहीं होने देनी है, तो वैक्सीनेशन यह एक ही पर्याय है, ऑप्शन है, और इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। देखिए, अनलॉक के बारे में आज अगर हमने हमारी आज की स्थिति क्या है, हमने लेवल्स बनाए हैं, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। तो आज महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट्स लेवल 3 पे है। तो लेवल 3 के जो रिस्ट्रिक्शंस है वह अभी जारी है। अभी ऐसा है कि करीबन 10 ज़िलों में जो आंकड़े हैं पॉजिटिव के, वे है 92%, 92%। तो इतना 10 ज़िलों में है और बाकी बचे 26 ज़िले
तो ये 26 जिलों में अन्य 8% जो है, करीबन जो 1 लाख के दरमियान हमारे जो एक्टिव केसेस है उसमें 8% 26 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 10% 92 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो यह आज की स्थिति है और पिछले महीने से 7,000 से लेके 8-9 हज़ार तक हमारे जो पॉजिटिव रोज़ के जो केसेस है वो आ रहे हैं। तो एक प्लेटो हुआ है, लेकिन प्लेटो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि ये संख्या और घटे, रोज़ की संख्या और घटे। हमारी टेस्टिंग की संख्या में हम कोई कमी नहीं किए हैं। जो भी हमारे 1.5 लाख तक जो टेस्टिंग रोज़ाना होनी चाहिए वो हो रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा पॉजिटिव होने का जो संख्या है रोज़ का वो घटना चाहिए। पर मिलियन केसेस में महाराष्ट्र ये टॉप पर नहीं है। पर मिलियन केसेस में महाराष्ट्र करीबन 10 नंबर पे है। तो वो एक समाधान वाली बात है कि हम पर मिलियन केसेस में बिल्कुल नीचे है। और हमारे ऊपर केरला भी है, हमारे ऊपर मुझे लगता है अन्य नॉर्थ ईस्ट साइड के भी कई राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी आंकड़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो भी रिलैक्सेशन हमें देना है वह रिलैक्सेशन का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। वे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से जो कमिटी होती है उसके वो चीफ सेक्रेटरी भी प्रमुख होते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग का तो ये ज़रूर कहना है कि सभी आंकड़ों पर नज़र रखे हुए हमें जहाँ रिलैक्सेशन देना है, कहाँ रिलैक्सेशन नहीं देना है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इनपुट्स देते रहते हैं, मालूमात देते रहते हैं। उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। आज की स्थिति में जैसा मैं ये कह सकता हूँ कि आज करीबन 9-9.5 लाख वैक्सीन आया है 15th। कल की स्थिति ऐसी थी कि कल तक हमारे पास जो था वो ख़त्म हो रहा है। अभी एक है कि ये जो मेरे पास शेड्यूल है तो 1 दिन दिया जाता है, फिर 2 दिन रुका जाता है, फिर 1 दिन दिया जाता है, फिर 2-3 दिन के बाद मिलता है। तो इस तरह से थोड़ा स्टैगर्ड वे में वैक्सीन आता है। तो ये हमारी कैपेसिटी है, मिल रहा है 2-3 लाख पर डे मिल रहा है। मुझे लगता है उसमें बढ़ोतरी होना ज़रूरी है, जिससे कि महाराष्ट्र का अगर इतिहास देखा जाए कोविड के हद तक तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं कोविड-19 वायरस से। डेथ रेट महाराष्ट्र की ज़्यादा है। आज भी एब्सोल्यूट नंबर में महाराष्ट्र की संख्या ज़्यादा है। अगर दोनों डोज लिए गए हैं तो और प्रॉपरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो व्यक्ति अगर वो कर रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह के जो रिलैक्सेशंस होते हैं तो वो देने के लिए ज़रूर टास्क फोर्स विचार करेंगी। और टास्क फोर्स का जो राय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। देखिए, मुंबई लोकल ट्रेन तो हमारी लाइफलाइन है और इसलिए ज़रूर मैं भी चाहूँगा कि जितना नॉर्मलसी जल्दी आए वो होना चाहिए। लेकिन वो बीएमसी के जो भी उनके भी जो रिपोर्ट होते हैं या उनका भी एक राय होती है, उनका सुझाव होता है, उनको भी देखना चाहिए। टास्क फोर्स क्या कहती है ये देखना चाहिए। तो ये सभी के जो विचार हैं वो लेते हुए इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ही अंतिम निर्णय लेंगे। उन्हीं को ये अधिकार है। सर, कुछ ऐसा प्लान है कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन हो चुके हैं उनको कम से कम ट्रेन में सफर करने का अनुमति दी जाए? मुझे लगता है कि इस टाइप के जो भी मांग आ रही है उस पर सोच हम कर रहे हैं। हम पॉजिटिवली भी इसके ऊपर सोचेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ज़रूर अगर लेवल 3 से लेवल 2 पे भी अगर मुंबई लाई गई तो भी कई लोगों को इसमें जाने आने के लिए राहत मिल सकती है। लेकिन ये सभी डिसीजंस अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। कोरोना के कारण राज्य सरकार ने 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया था। वहीं मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित करने की बात कही थी।
अब 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे 10वीं का रिजल्ट घोषित होगा और छात्र ऑनलाइन लिंक पर रिजल्ट देख पाएंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक वीडियो जारी करके दी है। नमस्कार, माध्यमिक शालांत परीक्षा मतलब 10वीं की परीक्षा के बारे में बात करने के लिए मैंने आज आप सबसे संवाद करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब 10वीं की परीक्षा जो है वो हमने आप सबको पता है कि 29/4 को लेने का निर्णय लिया था और फिर वो परीक्षा जो है वो रद्द करने का निर्णय हमने 12 मई को लिया, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति जिस तरह से नंबर इंक्रीज हो रहे थे, हमने 10वीं की परीक्षा कैंसिल करने का निर्णय लिया। उसका मूल्यांकन करने के लिए जो पद्धत होती है उसका निर्णय हमने 28 मई को करके उसके GR के माध्यम से हमने बताया। उसके लगने वाला शिक्षकों का वेबिनार प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी जो है वो 23 जून से शुरू हो गया था और हर किसी को हमने कहा था कि आप जो बच्चों का जो मूल्यांकन करना है या मार्क देना है उसकी जो पद्धति है उस अनुसार आप कंप्यूटर में वो मार्क दे दें और रिजल्ट बच्चों का जो है वो उनके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मैं आज ये माध्यम से आप सबसे कहना चाहती हूँ कि 10वीं का जो रिज़ल्ट है वो कल 16 जुलाई को जो है वो दोपहर को 1 बजे जो है वो लगने वाला है और उसके लगने वाली जो लिंक है वो हम आपको बाद में भेजेंगे जिस लिंक पे वो आएगा। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कल आपका 10वीं का निकाल है दोपहर को 1 बजे। तो मैं आप सबको बहुत सारी इसके लिए शुभकामनाएं दूँगी। आपका भविष्य उज्ज्वल। धन्यवाद। हथियार और लाठी रॉड से लैस अपराधियों ने करीब 1.5 घंटे तक शहर में कोहराम मचाया। मंगलवार की रात हुई इस वारदात से जहां नागरिकों में दहशत व्याप्त है, वहीं पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा के दावों की सच्चाई सामने आ गई है, जबकि सभी असामाजिक तत्व CCTV में कैद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार असामाजिक तत्वों का एक समूह रात 8:30 बजे 12 से 15 बाइक पर डबल सीट सवार होकर शांतिनगर परिसर रवाना हुआ। अधिकांश युवकों के पास लाठी और रॉड थी। कुछ युवकों ने तलवार भी छुपाई थी। वे शांतिनगर से निकलकर दही बाजार पहुंचे। वहां से मारवाड़ी चौक बंगाली पंजा होते हुए प्रकाश पानठेले के पास पहुंचे। तेजी से बाइक चला रहे युवक किसी को खोज रहे थे। प्रकाश पानठेले के पास उन्हें कुछ पुलिसकर्मी खड़े नजर आए। उन्हें देखकर युवक अलग अलग दिशा में रवाना होने लगे। कुछ ही दूर से वह U-टर्न होकर राउत चौक पहुंचे। वहां से मस्का साथ और दही बाजार पुलिया के मार्ग से शांतिनगर में लौट गए, जिसके बाद CCTV से उनकी खोजबीन आरंभ की गई। शहर में लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस लॉकडाउन पर तैनात है। ऐसे में 1.5 घंटे तक घूमने के बावजूद असामाजिक तत्वों का पकड़ा नहीं जाना बेहद चिंताजनक है। असामाजिक तत्व जिन इलाकों में घूम रहे थे वह अपराध के लिहाज से संवेदनशील है। ये CCTV में भी कैद हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस उनका पता लगा रही है। इसी बीच घटना का पता चलने पर पुलिस हरकत में आई। उसे पाचपावली के शुभम नामक युवक के घर पर हमला करने के इरादे से आने की जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद पुलिस को युवक वहां भी नहीं मिले, जिसके कारण पुलिस विभाग के हाथ पांव फूल गए, जिनका एक CCTV वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस खोजबीन कर रही है। वहीं कोहराम मचाने वाले 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी पाचपावली पुलिस द्वारा दी गई है। शुभम पंडरी की हत्या के फिराक में आरोपियों ने कोहराम मचाया था, लेकिन शुभम घर पर नहीं मिलने के कारण बड़ा अनर्थ टल जाने की जानकारी पुलिस द्वारा बताई जा रही है, जबकि 13 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में CCTV के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 13/7/2021 को मंगलवार को रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब फिरियादी पंडरी हिराजी खापेकर उम्र 44 साल रहना तांडापेट, ये उनके घर के सामने उनकी गाड़ी पार्क कर रहे थे। उतने में एक 15 से 20 युवक जो है वो अपनी गाड़ी पे कुछ लोग तलवार लेके कुछ लोहे के रॉड लेके उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि कहाँ है शुभम पंडरी, हम उसको मारने आए हैं, ऐसा बोल के उसको गाली गलौज करने लगे। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा घर में नहीं है, तो उनको गाली गलौज करके वो वहाँ से निकल गए। हमको जैसे ही जानकारी मिली हमने तुरंत पुलिस स्टाफ भेजा और शुभम पंडरी जो था वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आया था। वो बॉडी ऑफेंडर है पाचपावली पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर बॉडी ऑफेंस के कुछ अपराध दर्ज है, तो वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आया था। इसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। फिरियादी ने हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी उन सारे लोगों के खिलाफ, इसलिए हमने IPC 143, 147, 148, 149, 294, 506B के तहत और 425 आर्म के तहत हमने गुना दाखिल किया है। जितने युवक आए थे उसको मारने के लिए, उनमें से हमने 13 लोगों को अभी
हिरासत में लिया है। उनकी तरफ पूछताछ जारी है। उनको हम अरेस्ट करने की प्रक्रिया भी चालू है। कल हम माननीय न्यायालय में उनको हाजिर करेंगे और आगे की तफ्तीश करेंगे। कोरोना टीकाकरण के लिए जनजागृति हो, इस वजह से नागपुर में इंडियन क्लब ऑफ रॉयल इनफील्ड संस्था की ओर से युवक और युवतियों का दल नागपुर से लेकर लेह लद्दाख तक जाने के लिए रवाना हुआ। गुरुवार को सुबह इस दल को नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी की मौजूदगी में सफेद झंडी दिखाई गई। जनता में कोरोना के प्रति जनजागृति हो, इस कारण ये दल नागपुर के 0 माइल चौक से लेह लद्दाख के लिए रवाना हुआ है। हमारा पहचान पत्र यानी आधार कार्ड के कारण एक लड़के को उसके माँ बाप मिल गए हैं। जी हाँ, ये घटना नागपुर में सामने आई है। लावारिस अवस्था में एक दंपति को 9 साल पहले एक लड़का मिलता है, जिसको वे पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ गोद लेते हैं। लेकिन 9 साल बाद सिर्फ एक आधार कार्ड के जरिए उस लड़के के असली माँ बाप उसे मिल जाते हैं, जो गोद लेने वाले माँ बाप के लिए एक असमंजस में डालने वाली बात है। तो देखते ही इस असमंजस में डालने वाली कभी खुशी तो कभी गम वाली कहानी। आंखों से आंसू छलक रहे हैं क्योंकि अमन को उसके जन्म देने वाले माँ बाप मिल चुके हैं। आंखों से आंसू इसलिए छलक रहे हैं क्योंकि 9 साल तक जिसे पाला पोसा अब वो लड़का छोड़कर जा रहा है। आंखों से आंसू इसलिए भी छलक रहे हैं, अब अमन की कमी दामले परिवार में कौन पूरी करेगा। जी हाँ, नागपुर के नवा नकाशा परिसर में रहने वाले दामले परिवार के सदस्यों की ऐसे ही कुछ हालात थे जब उनके गोद लिए हुए बेटे अमन के माँ बाप मिलने की जानकारी उनके हाथ लगी, और वो भी तब जब अमन इनके परिवार का पूरे 9 साल का हिस्सा बन चुका था। दामले परिवार ने जब अमन को आधार कार्ड निकालने आधार कार्ड केंद्र पर लेकर गए, तब अमन का पूरा नाम अमन ना होकर मोहम्मद आमिर होने की जानकारी सामने आई, जो जबलपुर निवासी होने की बात भी आधार कार्ड केंद्र से पता चली। असं होता सर, हा मुलगा अनाथ होता। ज्यावेळेस नागपूरला सापडला त्यावेळेस हा अनाथ होता आणि पाटणकडच्या स्थित बालगृहात होता तो त्या ठिकाणी। त्याच्यानंतर तो माझ्या संस्थेमध्ये आला। माझी पण संस्था आहे अनाथ मुलांची। तर काही कारणास्तव संस्था बंद झाल्यामुळे मी ह्या मुलाला लीगली त्याला मी दत्तक घेतलो। तर तो आजपर्यंत म्हणजे आज 19 वर्षाचा झाला, त्यावेळेस तो 8 वर्षाचा होता सर। आज 19 वर्षाचा झाला। त्याच्यानंतर मला याचे आधार कार्डची मला गरज भासली। गरज भासल्यानंतर मी सेंटरला गेलो, आधार सेंटरला। त्या ठिकाणी मला मराठे साहेब भेटले। त्यांनी मला चांगले प्रयत्न करून याचे आधार कार्ड काढून दिला। आधार कार्ड निघाल्यानंतर मला माहिती असं पडलं की यांचे वडील जबलपूरचे आहेत आणि हा एक मुस्लिम पोरगा आहे। त्याच्याबद्दल शंका नाही, तो मुस्लिम राव कोणीच राव, पण एक इतकी खुशी वाटली आम्हाला की त्याचा एक परिवार मिळाला। त्यांच्यानंतर मग आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट केले। कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर ते पर्सनल सर इथं आले नागपूरला आल्यानंतर ते बोलले की आम्ही घेऊन जातो मुलाला, पण तो थोडंसं त्या मनस्थितीत नव्हता। त्यांनी म्हटलं मी तुम्हाला ओळखत नाही। मग 2 दिवसानंतर त्याला स्ट्राईक झाला की पप्पा तिथं माझे पप्पा होते। ती भावना आहे की तो लहानपणापासून माझ्याजवळ राहिला आहे। 8 वर्षापासून मला एक मुलगा एक मुलगी आहे आणि हा माझा 3रा बाळ म्हणून। तर आज माहीत पडल्यानंतर तो त्याला देण्यात येत आहे त्यांच्या आईवडिलाकरता, तर खूप दुःख होत आहे त्यावेळेस मला। परंतु एक खुशी पण आहे की त्याचे रिअल आईवडील आहेत कारण ते देणं आहेच, भाग पडला आहे। 9 साल पहले दामले परिवार ने अमन को गोद लिया था। इसके पहले वो लावारिस अवस्था में पुलिस विभाग को मिला था, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। लेकिन दामले परिवार ने उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गोद लिया और 9 साल तक अपने बच्चे की तरह पालने पर आज मात्र आधार कार्ड के जरिए अमन के असली माँ बाप का पता चल पाया, जिससे दामले परिवार को खुशी तो हुई, लेकिन अमन को इतने साल पालने पर बिछड़ने का गम भी था, जिसके कारण उनके आंसू छलक पड़े।
ते खऱ्या अर्थानं सर आम्हाला इतकं चांगलं वाटलं की त्याचे खरे आई वडील मिळाले. ठीक आहे, थोडंसं दुःख होईल आम्हाला, दुःख होत आहे आम्हाला. दुःख तर इतकं होऊन राहिलं की त्याची अर्थ नाही. तर आता काय करणार आहोत. बहरहाल पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद अमन को लेकर दामले परिवार जबलपुर रवाना हो गया, जिनकी ये पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिसमें खुशी भी थी और गम भी था। खुशी इस बात की कि अमन अपने माँ बाप के पास चला गया और गम इस बात का कि अमन अपने माँ बाप से बिछड़ भी गया। नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को मुंबई में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में साइकिल मोर्चा निकाला गया। इस दौरान तमाम कांग्रेसियों ने साइकिल चलाकर केंद्र सरकार का विरोध किया। ईंधन दर वृद्धि के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में साइकिल मोर्चा निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बढ़ती महंगाई को केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। यही नहीं, साइकिल पर राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। धंतोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल जेल में दोस्त से मारपीट का बदला लेने के लिए दो गुटों में जमकर लड़ाई हुई। घटना में 3 कैदी बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने 6 कैदियों को आरोपी बनाया है, जिनके नाम सौरभ राजू तायवाड़े, मोनू मनोज समुद्रे, अमीर जहीर पटेल, शेख रिजवान शेख मुजीफ, प्रज्वल विशाल शेंडे और संतोष अच्छेलाल गोंड बताए गए हैं। इससे पहले भी जेल में गैंगवार की घटना हो चुके हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर जेल की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना जेल के बैरक नंबर 5 के पास हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौरभ, मोनू, अमीर व रिजवान ये चारों पाचपावली थाने में मोका के आरोपी है, जबकि प्रज्वल व संतोष पर मानकापुर और MIDC थाने में हत्या का मामला दर्ज है। 1 साल पहले अमीर पटेल से शेख, प्रज्वल व संतोष ने मारपीट की थी और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसके बाद से ही सौरभ और मोनू उनसे बदला लेने की ताक में थे। बुधवार को बैरक 5 के पीछे शेख रिजवान पर हमला कर दिया। उसके गाल पर लोहे की पट्टी मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस हमले में विरोध करने पर मोनू भी घायल हो गया। जानकारी मिलते ही सुरक्षा रक्षक मौके पर पहुंचे और जख्मियों का इलाज करा के उन्हें अलग बैरक में भेज दिया। इस वारदात के बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। नागपुर शहर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक तड़ीपार आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है। रात में पुलिस को गश्त देखते हुए आरोपी छुपा हुआ था, जिसे पकड़ने के बाद उसके पास से पिस्तौल बरामद की गई। उत्तर नागपुर परिसर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के तहत बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा रात की गश्त गार्डन और खुले मैदानों में बढ़ा दी गई है, जिसके पीछे गार्डन का सहारा लेकर अपराधी छुप जाने की बात पुलिस विभाग द्वारा बताई जा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी विशाल बोकड़े छिपा हुआ था, जिसे पकड़कर जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके पास देशी पिस्तौल बरामद किया गया। आरोपी को तड़ीपार किया गया था। बावजूद इसके देसी पिस्तौल के साथ उसका पकड़ा जाना एक बड़े अपराध को अंजाम देने का अनुमान लगाया जा रहा है। आमचं DB पथक काल रात्री गार्डन आम्ही त्यांना स्ट्रिक्टली सांगितलेलं की प्रत्येक गार्डन हे रात्रीचे चेक करायचं। कोणी संशयित इसम आहे गल्लीतून फिरत असताना गार्डनच्या कडेला विशाल हेमराज बोकडे वय 24 वर्ष हा तिथे बसलेला आढळून आला।
तो पोलिसांची गस्त पथकाला बघून लपलेलाच होता. तर त्याला ह्या लोकांनी शोधलं आणि पकडलं असता तो पळायचा प्रयत्न केला त्याने. पकडला असता त्याच्या कमरेला देशी बनावटीचं पिस्तूल हे लावलेलं दिसून आलं. त्याला ते पकडलं आणि त्याला घेऊन आले पोलीस स्टेशनला आणि तो इसमाची चौकशी केली असता त्याच्यावर तो तडीपार होता आमच्याच एरियातून आणि मग त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केलं आहे. त्याचं शस्त्र जप्त केलेलं आहे आणि इतर लोकांना सुद्धा आता ती माहिती दिलेली आहे. अक्सर लोग अपनी शादियों को खास करने के लिए अलग अलग तरकीब आजमाते हमें दिखाई दे रहे हैं. ऐसी ही एक नई तरकीब महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड स्थित भोसरी की रहने वाली शुभांगी शांताराम जरांडे ने आजमाने की कोशिश की, लेकिन शुभांगी को वीडियो शूट कराना महंगा पड़ा और मामला सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा. पिछले कुछ सालों से दुल्हन हो या दूल्हा, इनमें शादी कुछ अलग अंदाज में करने का क्रेज लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है. कभी बुलेट पर बैठकर दुल्हन शादी में मंडप में आती है, तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए, तो कभी डांस करते हुए. लेकिन एक दुल्हन कार की बोनट पर बैठकर अपनी शादी में गई. कुछ इसी की तर्ज पर पुणे के भोसरी इलाके में रहने वाली एक दुल्हन ने एसयूवी कार की बोनट पर बैठकर खुद की शादी की बारात निकाली. पुणे के पास डीए घाट से जा रहे एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया. पुणे के पास सासवड़ जाते हुए दिवे घाट से एक स्कॉर्पियो एसयूवी जा रही थी, लेकिन इस स्कॉर्पियो के बोनट पर एक सजी धजी दुल्हन बैठी दिखाई दे रही थी. गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल पर फोटोग्राफर दुल्हन की वीडियो शूटिंग कर रहा था, लेकिन यह मंजर बाकी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था. इस शादी में बाराती कोरोना महामारी से बेखौफ होकर बिना मास्क दिखाई दिए. पुणे के लोनी कालभोर पुलिस के हाथों जब यह वायरल वीडियो आया, तब पुलिस की ओर से गाड़ी की नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाया गया. फिर पुलिस सीधे वहां पहुंची जहां शादी की रस्म निभाई जा रही थी. सभी शादी में मग्न थे. तब पुलिस ने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन पुलिस ने शादी हो जाने के बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए वीडियोग्राफी में इस्तेमाल किया जा रहा कैमरा भी जब्त कर लिया. मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की आरएफओ दीपाली चौहान के बहुचर्चित आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए गुगामल परिक्षेत्र के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तों के साथ जमानत के आदेश जारी किए. उल्लेखनीय है कि शिवकुमार की ओर से इसके पूर्व भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. उनके खिलाफ प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के समक्ष चार्जशीट दायर किए जाने के कारण अर्जी वापस ली थी. 20 जून को अर्जी ठुकराई गई थी, जिससे अब पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. उल्लेखनीय है कि दीपाली चौहान मेलघाट अंतर्गत हरिसाल वन क्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी थी. दीपाली ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर मानसिक प्रताड़ना किए जाने का कारण देते हुए त्रस्त होकर आत्महत्या की थी. यहाँ तक कि इस संदर्भ में सुसाइड नोट भी लिखकर रखा था. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हरिसाल वन क्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए गुगामल वन परिक्षेत्र के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के साथ ही मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी भी जिम्मेदार है. रेड्डी की ओर से एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अलग से अर्जी दायर की गई है. बहरहाल याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तों के साथ जमानत के आदेश जारी किए. नागपुर में गुरुवार 15 जुलाई को 15 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं. वहीं आज मौत का आंकड़ा 1 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है. वहीं आज 7,547 लोगों की कोरोना जांच की गई, जहां 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.